हेलो दोस्तों, आपका मास्टर जी स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग मौर्य राजवंश पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है यह एग्जाम्स के लिए बहुत अनिवार्य है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से कंपटीशंस में या एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसके प्रमुख बिंदु पर एक नज़र डालने के लिए आइए देखते हैं। जैसे आधुनिक भारत है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक राज्य है या एक देश है, ठीक। उसके बाद में इसको सुनियोजित ढंग से या सही ढंग से शासन करने के लिए या संभालने के लिए सत्ता उसको प्रांतों में बांटा गया, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से, मतलब सुव्यवस्थित हो सके या किया जा सके, ठीक। तो उस जैसे एक देश, उसके बाद कई प्रांत हो गए, फिर जनपद हो गए, फिर ब्लॉक हो गए, फिर ग्राम हो गए। उसी तरह से प्राचीन काल में भी यही व्यवस्थाएं लागू हुआ करती थी, ठीक है। तो मौर्यकालीन समाज में या मौर्य प्रशासन में भी यही स्थिति थी या यही वर्णन मिलता है कि एक राज्य था, उसके बाद कई प्रांत उसके थे, जनपद थे, ग्राम थे। तो उन चीजों पर हम बाद में नजर डालेंगे। पहले आइए जानते हैं मौर्यकालीन जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यह बिंदु जो है एग्जाम्स के लिए बहुत कंपलसरी माना गया है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि मौर्यकालीन समय में या मौर्य काल में अधिकारी, जो उच्च अधिकारी होते थे, शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ। यह आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक। उसके बाद में प्रमुख रूप से मंत्री और पुरोहित जो है ये होते थे, मंत्री प्रधानमंत्री, ठीक। पुरोहित भी इन्हीं के समकक्ष होता था। उसके बाद देखिए, सेनापति जो होता था युद्ध विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। उसके बाद युवराज कहते थे उत्तराधिकारी को। जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, कि राजा की मृत्यु के बाद जो शासन सत्ता संभालेगा, वो क्या होता था? युवराज कहलाता था, ठीक। उसके बाद समाहर्ता यानी जो आधुनिक वित्त मंत्री होते हैं, राजस्व विभाग का लेखा जोखा रखने वाले जो होते थे, वो क्या कहलाते थे? समाहर्ता कहलाते थे मौर्य काल में, ठीक। फिर सन्निधाता कहलाते थे राज्य कोषाध्यक्ष जो होता था, ठीक। उसके बाद परदेष्टा कहते हैं कि जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, उस समय उसको परदेष्टा कहते थे। आधुनिक युग में जो काम कमिश्नर का होता है, वो काम कौन करता था? परदेष्टा करते थे, ठीक। उसके बाद कहते हैं नायक जो होता था, वो सेना का संचालन करता था और नगर की रक्षा का जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर थी। जो नगर के रक्षक थे, उनका अध्यक्ष हुआ करता था। क्या कहते थे? उन्हें नायक कहते थे। मौर्य काल में प्रमुख रूप से अर्थशास्त्र में चाणक्य ने 18 अधिकारियों का वर्णन किया है, ठीक। तो उसके बाद में कर्मांतिक, जो कारखानों और उद्योगों के अध्यक्ष होते थे, उनको कर्मांतिक कहा जाता था, ठीक है। फिर कहते हैं दंडपाल, जो पुलिस अधिकारी होते थे, उनको दंडपाल कहा जाता था। फिर व्यावहारिक, जो नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था, उन्हें क्या कहते थे? व्यावहारिक कहते थे, ठीक। और नागरक या पावर, जो कोतवाल होते हैं आज के जमाने में, उनको क्या कहते थे? नागरक या पावर होते थे, ठीक। फिर दुर्गपाल, जो दुर्गों के रक्षकों का अध्यक्ष होता था। दुर्ग होते थे, किले होते थे मौर्य साम्राज्य में, उनकी जो रक्षा करते थे, उनका जो अध्यक्ष होता था, उनको कहते थे दुर्गपाल। उसके बाद जो ये नगर के दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था, ठीक। उसके बाद अंतपाल जो होते हैं, सीमावर्ती दुर्ग रक्षकों होते थे। तो सीमावर्ती, जो सीमा के किनारे दुर्ग होते थे, उनके जो रक्षक होते थे, उनको क्या कहते थे? अंतपाल कहते थे, ठीक। उसके बाद आटविक, ये वन विभाग देखते थे। जैसे आज के यहाँ फॉरेस्टर या रेंजर होते हैं, उसी तरह से इनको बोलते थे। वन विभाग की रक्षा करने वालों को या देखरेख करने वालों को आटविक बोला जाता था, ठीक। उसके बाद दवारिक,
जो राजमहलों की देखरेख करते थे, राजप्रासादों की जो देखरेख करते थे, उनको कहते थे दौवारिक। फिर है अंतवारिक। इसमें आते हैं अंतःपुर का रक्षक। अंतःपुर जहां राजा रानी निवास करते थे उनको अंतःपुर कहते थे, या राजधानी को प्राचीन काल में अंतःपुर कहा जाता था। उनकी रक्षा जो है ये लोग करते थे। उसके बाद अंतिम होते थे मंत्री परिषद के अध्यक्ष। तो ये 18 उच्च अधिकारियों का वर्णन हो गया। ठीक, आइए आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए मौर्यकालीन समाज में कैसे छोटी छोटी इकाइयों में साम्राज्य को बांटा गया था। देखिए पहले प्रांत, उसके बाद विषय की देखरेख समाहर्ता करते थे। स्थानीय के उच्च अधिकारी, यह मान लीजिए कि वहां की देखरेख जो स्थानीय करते थे। फिर द्रोणमुख, यहाँ की देखरेख प्रदेश की करते थे। खारवटी, इसकी देखरेख गोप करते थे। और संग्रहण, यहाँ की देखरेख ग्रामिक करते थे। ठीक, सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, वहां का मुखिया ग्रामिक कहलाता था या ग्रामणी कहलाता था। ठीक है, और सबसे उच्च स्थान या सबसे केंद्र बिंदु जो होता था वहां का राजा होता था। मौर्य राजवंश जो है ये केंद्रीयकृत शासन सत्ता के लिए जानी जाती है प्रमुख रूप से। ठीक है, उसके बाद में मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त के समय प्रमुख रूप से 4 प्रांत थे, किंतु अशोक के समय 5 प्रांत हो गए। उन 5 प्रांतों में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, नंबर 2 दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, और अवंती राष्ट्र यहाँ की राजधानी उज्जैनी। आप लोग एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि अशोक महान जो है या शासक बनने से पहले अवंती राष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन आधुनिक। फिर कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग को ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रमुख युद्ध हुआ था अशोक के द्वारा, जहां से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक, कलिंग की राजधानी तोसली और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्री। ठीक, उसके बाद इनकी न्याय व्यवस्था जैसे ग्राम स्तर, जनपद स्तर और प्रांत स्तर पर, और फिर केंद्र बिंदु में राजा, मुख्य रूप से राजा देखभाल करता। ग्राम स्तर पर जो न्याय करता था या मुकदमे के लोगों के मामलों को देखता था, वो ग्रामणी कहलाता था। ठीक, कहते हैं कि मौर्यकालीन न्याय प्रणाली में अर्थदंड, शारीरिक दंड मतलब अंग भंग की व्यवस्था थी, और अर्थदंड की भी व्यवस्था आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि मौर्य प्रशासन जो है ये प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं पर केंद्रित था। पहला धर्म पर, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा राज शासन। ठीक, प्रमुख जो है कहते हैं कि एक संस्था या गुप्तचर विभाग हुआ करता था। गुप्तचर जो होते थे वो शासन सत्ता के बारे में जो जानकारियां होती थी लोगों की लेकर के आते थे कि क्या केंद्र बिंदु के लिए या राजा के लिए कोई षड्यंत्र हो रहा है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी, जो कुछ भी जानकारी होती थी गुप्तचर लेकर के आते थे। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। एक जिनको संस्था कहा जाता था, वो एक ही स्थान पर रह करके किसी एक विशेष स्थान पर रहते थे और वहां से सारी गूढ़ बातें चुपचाप निकाल करके और राजा तक पहुंचाते थे। दूसरा जो होता था संचार कहलाता था, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे राज्य में भ्रमण करते हुए, किसी को पता नहीं होता था कि ये क्या कर रहे हैं या क्या हैं। ठीक, चुपचाप अपना काम करते रहते थे, उनको संचार कहा जाता था। ठीक, इसी कड़ी में आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं, कहते हैं कि राजस्व प्रणाली की जो लिखित रूपरेखा थी या सुव्यवस्थित रूपरेखा थी, और पहली बार मौर्य काल में बनाया गया। जैसे जो
व्यापार थे या प्रमुख उद्योग थे उन पर राज्य का सीधा अधिकार होता था। जैसे खान हो गए, नमक हो गए, अस्त्र शस्त्र के भंडार हो गए, जंगल आदि हो गए, इन पर प्रमुख रूप से राज्य का विशेषाधिकार होता था या किसी और अन्य के अधिकार में नहीं होता था। राज्य जो है इसकी अर्थव्यवस्था मौर्य राजवंश की कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित हुआ करती थी। कहते हैं कि राजकीय भूमि से होने वाले आय को सीता कहते थे। यह जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक, राजकीय भूमि से होने वाले आय को क्या कहते थे? सीता कहते थे। और कृषकों से उनकी उपज का 1/6% कर के रूप में लिया जाता था। अब उस समय कर को, जैसे आज लगान कहते हैं, उसको कर को भाग भी कहते थे और बलि भी कहते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में मौर्यकालीन जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नतशील हुआ करता था, क्योंकि जल और थल दोनों मार्गों से ये लोग व्यापार करते थे। व्यापार प्रमुख रूप से ये अपने देश के अलावा रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और यूनान आदि देशों से करते थे। जल मार्ग से या बंदरगाहों द्वारा ये लोग जहाजों से जाते थे और स्थल मार्ग से भी इनके व्यापार हुआ करते थे। जो पुरानी वस्तुएं होती थी राजकीय संपत्ति की, उनको बगैर अनुमति के कोई बेच नहीं सकता था। ठीक, तो आप लोगों ने आज देखा मौर्यकालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था। अगले वीडियो में आप मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे या आप लोग मौर्यकालीन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और आगे देखते रहिए वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।